नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों का मान नहीं रखा? ऐसा कहने वाले एनडीए के दल तो नहीं हैं, बल्कि वो हैं जो जनता की तरफ से हराए जा चुके हैं। अगर आप नंबर देखें तो आप भी समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूं। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फला विभाग क्यों नहीं दिया, उसे ढिमका विभाग क्यों नहीं दिया, फलाने को ठग दिया। अरे भाई, जिसने दिया, जिसको मिला उसे तय कर लेने दो। और मंत्रालय किसे क्या मिलेगा ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है। ये भी उसी संविधान में लिखा है जिसे लेकर अफवाह फैलाई गई थी कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। अब कम से कम संविधान का मखौल तो ना उड़ाइए। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के कई मंत्रियों ने अपना कामकाज का भार संभाला। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, रेल मंत्री, आईटी मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने अपने मंत्रालय संभाल लिए। बाकी के मंत्री भी काम में जुट गए हैं। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, चाहे वो गडकरी हो, शिवराज जी हो, हरदीप पुरी हो, सबने काम शुरू कर दिया है। सहयोगी दलों के मंत्रियों ने भी काम शुरू किया है। चिराग पासवान, लल्लन सिंह, जितिन राम मांझी, जयंत चौधरी, प्रताप राव जाधव और रामदास अठावले भी अपने अपने विभाग पहुंच गए हैं। लेकिन क्या जब एनडीए की नई सरकार की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी तब विपक्ष झुंझुना बजाकर उसे रोकना चाहता है? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही कह रही हूं। तो मैं बता दूं कि मोदी सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सहयोगी दलों को तो बस झुंझुना दे दिया गया है। गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त, विदेश, रेल, आईटी, टेलीकॉम जैसे बड़े मंत्रालय तो बीजेपी ने अपने पास ही रख लिए हैं। अब जरा याद कीजिए कि कल से पहले विपक्ष क्या प्रचारित कर रहा था। यही ना कि नरेंद्र मोदी तो 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर बनेगी। एनडीए का मतलब नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, ये बताया जाने लगा था। सवाल पब्लिक का है, नरेंद्र मोदी की फुल पावर देखकर क्या विपक्ष का दुख काटे नहीं कट रहा? इस बीच मोदी को मिले मैंडेट को खारिज करने की कोशिश किस किस तरह से हो रही है उसे भी समझिए। राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। अरे भैया, ये कॉन्फिडेंस चुनाव के नतीजे के बाद क्यों आ रहा है? पहले आ जाता। किसने रोका था प्रियंका गांधी को लड़ने से? आप ही लड़ जाते। बनारस में रिजल्ट की चिंता किए बिना पता चल जाता देश को कौन कितने से जीतता है। इसलिए ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ये सब अब बंद होना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए। और अगर ये सब हर दिन हो रहा है तो इसके पीछे सवाल ये नहीं कि मोदी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं तभी उकसाने का खेल चल रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। चुनाव का नतीजा आए आज 1 हफ्ते हो गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से ना हटा पाने की विपक्ष की टीस शायद मिट नहीं रही। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। एनडीए के मंत्रिमंडल के एनडीए का परिवार मंडल बताकर उन्होंने लिखा, पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी में इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद राहुल गांधी शायद अपने गांधी सरनेम को संघर्ष, सेवा और बलिदान कह रहे हैं, तो उधर एनडीए के जिन मंत्रियों को लेकर वो मोदी पर हमला बोल रहे हैं उनमें से कुछ राहुल गांधी के साथी रह चुके हैं। साथ ही ये भी सुन लीजिए कि एनडीए सरकार में मंत्रालयों को लेकर विपक्ष का झुंझुना वाला अटैक क्या है। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने
और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। दो बड़े इनके सहयोगी हैं, एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुनझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है। इन सबसे अहम चीज यही है, मैं फिर विनती करूंगा जेडीयू को और टीडीपी को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपके पार्टी को तोड़ेगा। ओहो हो, कितने शुभ चिंतक। क्या इन बयानों को सुनकर आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष जैसे मना रहा हो कि किसी तरह एनडीए में खटपट हो? आपने सुना ही है ना वो कि बिल्ली के भाग्य से चीका फूटा। विपक्ष की बातें सुनकर ऐसा ही लगता है। ये बात सही है कि कोalition पॉलिटिक्स में खींचतान मचती है और हमने देखा है। कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से एनसीपी सरकार में शामिल नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने पर शिवसेना भी कुछ मायूस जरूर है, लेकिन कहीं से एनडीए की स्थिरता या मजबूती को लेकर कोई संदेह का बादल अब तक तो नहीं खड़ा हुआ है। सहयोगियों को छोटे मंत्रालय मिलने या महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिलने का जो नैरेटिव है, उसे आज खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने खारिज कर दिया है। सुनिए उनका ये बयान। मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। एनडीए का सुर एकजुटता का है, पॉजिटिव है, लेकिन विपक्ष का सुर क्या है? हरियाणा में गठबंधन खत्म, दिल्ली में गठबंधन खत्म, लेकिन मोदी पर सवाल उठाना है तो सवाल पर सवाल उठाए चले जा रहे हैं। सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है, जबकि सरकार में हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और पवित्र मार्गरीटा अल्पसंख्यक समुदाय से जरूर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर देश के संविधान ने साफ तौर पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के विचार को खारिज किया है, फिर सरकार में कोई हिंदू शामिल है या नहीं, कोई मुस्लिम शामिल है या नहीं, कोई सिख शामिल है या नहीं, या फिर कोई ईसाई शामिल है या नहीं, जैसा सवाल उठाया भी क्यों जाना चाहिए? क्या ऐसे सवाल देश के मतदाताओं के विवेक पर सवाल नहीं उठाते? उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बार बार मांग के बावजूद प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या वाराणसी में प्रियंका चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते? ये दावा क्या राहुल गांधी का बड़बोलापन है या दमदार है? एनडीए सरकार में सहयोगियों को झुंझुना देने का आरोप क्या मोदी को पीएम बनने से रोक पाने के विपक्ष की खींच है? अगर अभी से एनडीए के सहयोगी दलों को उकसाने की कोशिश हो रही है तो क्या सरकार मजबूत बनी रह पाएगी? यही है आज सवाल पब्लिक का।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में, कमलाकर त्रिपाठी जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, अभिषेक झा प्रवक्ता हैं JDU के। मेरा पहला सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी को। कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरी मासी की मूछें होती तो वो मामा होते, यानी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी जी लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से जरूर जीत जाती। अच्छी बात है, लड़ी क्यों नहीं? किसने रोका उन्हें? क्या चुनाव देश में चल रहे हैं तो कोई रोक रहा था? कांग्रेस पार्टी ने तय क्यों नहीं किया कि वो लड़ लेती? आज इस बात का क्या औचित्य है? और ये कहीं ना कहीं एक साइकोसिस बनाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में कि ये जो मोदी सरकार है ये स्थिर नहीं है, ये अपने अलायंस पार्टनर्स को झुंझुने बांट रही है, मोदी तो खुद ही हारने वाले थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, ऐसी बातों का आज कोई औचित्य है? नाविका जी, जितनी मिर्ची आपको लग रही है उतनी तो शायद माननीय मोदी जी को भी नहीं लगी होगी। खैर, कोई भी चीज होती है उस पे आदमी स्पेक्यूलेशन देता है। जब इनकी ब्लू आइड गर्ल स्मृति ईरानी जी, ब्लू आइड लेडी, वो हारती हैं किशोरी लाल शर्मा जी से, तो ऑब्वियसली इस बात का बहुत ही आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी प्रियंका जी की है और जितने कम वोटों की मार्जिन रही माननीय मोदी जी की, उसमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो 2-3 लाख की मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतती। दूसरी बात आपको बता दूं, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि किसको क्या दिया गया उसमें क्लियर दिख रहा है। उसमें 2 कंसर्न्स हैं नाविका जी। एक तो इट इज जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल, जस्ट द रैपर हैज बीन चेंज्ड। उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं जिस 10 साल की सरकार में इकोनॉमी गर्त में चली गई, बेरोजगारी चरम पे चली गई, हर तरफ भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल रहा, महिला सुरक्षा को लेकर के जो है बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, आखिरी में उनका लड़का इतना मदान हो जाता है कि 3 लड़कों को कुचल डालता है चुनाव के बाद। तो आप ये समझिए कि जो चीजें हैं वो उस तरीके से दिख रही हैं। गृह मंत्रालय अभी भी अमित शाह जी के पास है, बाकी सारी चीजें आपको दे दें क्या? उन्होंने अपने सहयोगी दलों में से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। दूसरी चीज, एक बड़ी रिमार्केबल चीज है कि हिमाचल से जहां से 4 की 4 सीट इनको मिलती है, वहां से भी नॉमिनेटेड व्यक्ति को जो है वो मंत्रालय दिया जाता है, इलेक्टेड व्यक्ति नहीं मिलता। रिजेंटमेंट अभी से दिख रहा है, एनसीपी शामिल नहीं होती है, शिवसेना भी जो है वो बहुत खुश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कमलाकर त्रिपाठी जी, आपके चश्मे बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कुछ दिख रहा है जो बाकी दुनिया को दिख नहीं रहा। आपको रिजेंटमेंट भी दिख रही है, आपको मिर्ची लगती हुई भी दिख रही है। मैंने सवाल पूछा, मिर्ची आपको लग गई, और जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं उस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। लेकिन जिन चीजों से आपको मिर्ची लग रही है, मैं उनके सवालों के जवाब जरूर शहजाद पूनावाला जी से लेना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला जी, 145 जब सांसद थे कांग्रेस पार्टी के पास, तो यूपीए के सरकार में इन्होंने ऊपर के गृह मंत्रालय या फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस या फाइनेंस किसी को नहीं दिया था। लेकिन आपसे अपेक्षा थी कि 240 मिलने के बाद भी आप किसी अलायंस पार्टनर को दे दें। अब आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, मुझे आपके चैनल पर और भी पसंद आता है आना, क्योंकि इस चैनल की जो एडिटर इन चीफ है वो एक महिला है, और जब एक महिला के सामने महिलाओं के विषय में, ये ब्लू आइड गर्ल,
मिर्ची लग गई तुमको, इस प्रकार की बातें बोली जाती है। मुझे आपको सब बचाव करने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है, इससे बचना चाहिए। परंतु अपना अपना चरित्र होता है और मुझे लगता है इसी चरित्र को देखते हुए लोगों ने झुंझुना छोड़ो आपके हाथ में घंटा थमा दिया है। तीसरी बार घंटा थमाया है, 99 पार हो नहीं पा रहे हो, परंतु वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। या यूं भी कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कल तक इनका नैरेटिव क्या था नाविका जी, कि प्रधानमंत्री को 2 बैसाखियों की जरूरत है, अब कमजोर प्रधानमंत्री है। आज इनका नैरेटिव क्या है, प्रधानमंत्री ने तो अपने दोनों साथियों को झुंझुना थमा दिया, मतलब इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री है। एक तय करके आते ना। अच्छा, झुंझुना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर कुछ आरजेडी एसपी के नेता भी दिख रहे हैं। 2009 में 4 सीट आई थी आरजेडी की, झुंझुना देकर बोला सरकार में आवश्यकता नहीं। 2009 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, उसके इतिहास की, मुझे लगता है 40 सीट्स आई थी। डिनर पार्टी से अमर सिंह को चलता कर दिया, उसको कहते हैं झुंझुना देना। और झुंझुना पता है क्या होता है, अब इन्होंने तय किया है एलओपी बनाएंगे। एलओपी बनाने की प्रक्रिया में ये झुंझुना 1 और झुंझुना 2 जिसको थमाया था, उनको पूछा तक नहीं, सीडब्ल्यूसी ने फैसला कर दिया कि कांग्रेस ही एलओपी बनाएगी। इसको कहते हैं झुंझुना। और झुंझुना एक और उदाहरण देता हूं भाई, पप्पू यादव तो कैंडिडेट लड़ा था इंडिया अलायंस के खिलाफ ना, उसको कांग्रेस ने ले लिया, आरजेडी को दे दिया झुंझुना। उद्धव ठाकरे जी को बोला था आप सांगली सीट लड़ लो, सांगली सीट से उनका प्रत्याशी था, फिर उनके प्रत्याशी को हराने वाली विशाल पाटिल को अपने साथ ले लिया, उद्धव जी को दे दिया झुंझुना। इसको कहते हैं झुंझुना देना। इसीलिए मैं कहता हूं कि बस केवल एक सवाल का जवाब देते। हमने तो मिशन और विजन वाली सरकार चलाना आरंभ भी कर दिया। अब हो सकता है कि उद्यान मंत्रालय आपको, उद्योग मंत्रालय आपको, कृषि मंत्रालय आपको झुंझुना नजर आता हो, पर एलओपी का पोस्ट तो झुंझुना नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो मैं आज बड़े सम्मानित तरीके से आरजेडी, कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कंसल्ट भी किया गया कांग्रेस के द्वारा? क्या पीडीए से कोई एलओपी नहीं होगा? हमारे तो प्रधानमंत्री पीडीए समाज से हैं, हमारे आज जो मुख्यमंत्री बने ओडिशा के वो ट्राइबल समाज से हैं, हमारे मोहन यादव ट्राइबल ओबीसी समाज से हैं, हमारे विष्णुदेव साई जी ट्राइबल समाज से हैं। पर आपका कौन एलओपी होगा? पीडीए समाज से होगा नहीं होगा? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को झुंझुना का मालूम बहुत अच्छी तरह पता है झुंझुना क्या होता है, क्योंकि ये लोग 10 साल से पूरे देश की जनता को झुंझुना ही तो दे रहे थे, इसलिए उन्हें झुंझुना के बारे में बहुत मालूम है। इसके लिए आप बधाई के पात्र है कि झुंझुना पे आपने रिसर्च कर लिया, क्योंकि झुंझुना आपने देश की जनता को दिया। सवाल ये है मेरा सीधा सा, आज सरकार बनी है और सरकार के अंदर में आप देखिए, जिसको आप कह रहे हो नहीं, आपको अगर लगता है कि झुंझुना नहीं है तो गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, आईटी दे दीजिए। आप उनको क्या दिक्कत है? छोड़िए, आप विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। देखो विपक्ष का मुंह बंद करते हैं, हमने गृह भी दे दिया उनको, बंद कर दिया विपक्ष का मुंह। इतना परेशान हो रहे हो, इसके मतलब आपको तकलीफ तो है, दिमाग में तकलीफ हो रही है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, तभी आप इतनी सफाई दे रहे हो। नहीं, सफाई देने की जरूरत होती नहीं। आज आपके साथ गठबंधन में देखिए, आज आपके शिवसेना आपके साथ आंखें दिखा रही है, आपके साथ गठबंधन में आने को तैयार हो, नहीं भी तैयार है। आपको आपकी वो कहते हैं ना गर्दन पकड़े हुए, एनसीपी तो आपको मना ही कर रही है। तो आपका तो अभी गठबंधन कहां भैया, अब तो अच्छी बात आप एनडीए बोलने लगे हैं, और ये हमने आपको मजबूर कर दिया है सबको साथ लेके चलने का, क्योंकि अकेले अकेले भागते थे, सबको बोलते थे साथ चलो साथ चलो, ताकत लेके सबसे आगे अकेले झंडा ले गए, कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, अब बोलने लगे अब की बार एनडीए सरकार। इस लायक तो हमने आपको कर दिया है ना। और देश की जनता बहुत समझदार है। हम तो अपने टीडीपी के साथी से कहेंगे भैया अपना स्पीकर पद ले लेना। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पार्टी तोड़ने में विश्वास रखते हैं। चिराग भैया अगर कहीं है तो सुन लीजिए, चिराग जी आपकी पार्टी को भी इन्होंने तोड़ा था, सामान भी रोड पे फेंक दिया था, झोपड़ी में आग लगा दी थी। वो तो कहो आप समझदार, आप मेहनत कर अपनी झोपड़ी बचा लाए, ये तो आग लगाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वो जेडीयू के लिए क्या क्या इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं बोला, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोग तो लेके घूमते हैं आईपैड वगैरह, लेकिन हो सकता है दिखा दें अपना वक्तव्य क्या बोला था। लेकिन सवाल यह है कि उनको भी मैं सजेशन दे रहा हूं, भैया ये पार्टी तोड़ है, ये लोग हैं पार्टी तोड़ने वाले। ये हैं जो लोग जनता का विश्वास तोड़ सकते हैं, जो लोग जनता को दिया हुआ वादा तोड़ सकते हैं, उस पर ख्याल नहीं करते। इनको पार्टी तोड़ने में कौन सी दिक्कत है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इसलिए अपना स्पीकर बना लीजिए। नायडू जी हमारे बहुत अच्छे हम लोग के जानने वाले साथी है। मुझे लगता है आप
कंसल्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाइए। नहीं। क्योंकि आप कंसल्टेंट का रोल कर रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको देना चाहिए। आप कह रहे हैं आपने काबिल बना दिया बीजेपी को कि वो अब एनडीए कहते हैं। आप अपने आप को काबिल बनाइए ना कि आपकी कुर्सी बड़ी हो और आप तय करें कि किसको क्या देना है। उत्तर प्रदेश में तय करेंगे। ये जो इस वक्त रह गए नविका जी, अयोध्या हार गए, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे, प्रभु राम नहीं खदेड़ दिया, बोला नहीं मेरे नाम की राजनीति नहीं होगी। हरे कुर्ते वालों हमने कहा कि प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, जो हरी मिर्ची लग रही है इस पर आप क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला जी? क्या राजनीति करेंगे? ये जिनके नाम पे राजनीति करते थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसा है, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं और मुझे उम्मीद है नाविका कि आपके स्टूडियो में बैठने का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। कोई नहीं उठाएगा जी, मैं भी नहीं उठाऊंगी, आप बोलिए। मुझे केवल इतनी उम्मीद है कि डर अभी अच्छी बात है ना कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले यदि वो राम राम करने लगे हैं तो कम से कम अवधेश पासी को बोले कि राम नाम के नारे को नकारे नहीं और राम मंदिर जाए और अनुराग जी को साथ में ले जाए और कल से अनुराग जी भगवा कपड़ा पहनकर राम मंदिर चले जाए और वहां पे नारा लगाए। उनके अवधेश पासी तो लगाने से रहे, उन्होंने तो बोला मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम जय सिया राम, छोड़ देते उस विषय को, वो विषय नहीं है। दूसरी बात मैंने तो समझाया अनुराग जी, मुझे झुंझुना इसलिए पता है 2009 में आपको और आरजेडी को थमाया था कांग्रेस ने और इसीलिए देखिए आपने कल क्या बोला था, कल मतलब आपने मतलब संजय राउत ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब ये प्रधानमंत्री ना वित्त मंत्रालय रख पाएगा, इसको देना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें बोली। आज अनुराग जी क्या बोल रहे हैं, अरे आप वित्त मंत्रालय देते क्यों नहीं? मतलब 24 घंटे में इस प्रकार से आप बदल जाएंगे। घंटा है या झुंझुना है? अब आखिरी बात, मैंने इनसे एक ही सवाल, बीच में नहीं, नाविका बीच में, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई, नाविका मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड और लूंगा, ठीक। नाविका जी मैंने तो केवल एक ही चीज कहा, हमने प्रधानमंत्री कौन होगा और 71 मंत्री कौन होंगे सब पब्लिक डोमेन में डाल दिया ना। आप पब्लिक डोमेन में एलओपी के बारे में बता नहीं पा रहे और एलओपी के बारे में बताना छोड़िए। इन्होंने अभी क्या कहा, चिराग पासवान जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका घर है, सम्मानित घर है, पर उसको झोपड़ा कह दिया। इस प्रकार की जातिवादी टिप्पणियों से बचना चाहिए। एक दलित का मकान, एक महादलित का मकान भी उसका घर, उसका आसरा होता है, उसका बसेरा होता है, उसके बसेरे को झोपड़ा बोलो मत। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी हदों को पार मत कीजिए। एक मिनट, अब मैं जाती हूँ वारिस पठान जी के पास। वारिस पठान जी एक सवाल और उठा, आपको बंद कर दिया अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी मुझे सम्मान करने लगे क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो मुंह नोचने की बात करते थे। आपने तो पूरा इंडिया लूट लिया भाई। अब आप वारिस पठान जी को बोलने दीजिए, नहीं तो वो आप पर भी इल्जाम लगाएंगे कि माइनॉरिटीज का इस देश में कोई संरक्षक नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी को, वारिस पठान जी एक क्रिटिसिज्म ये भी निकाला गया है कि कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुस्लिम नहीं है लेकिन सिख हैं, 2 हैं, क्रिश्चियन हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहे? ये भी माइनॉरिटी है। देखिए नविका जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा भारत देश है, 140 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें सबसे बड़ी जो अक़लियत माइनॉरिटी मुसलमान की है 20 करोड़ के करीब। मगर अफसोस ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी एनडीए 3.0 सरकार बनी, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यही है मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब अगर देखने जाओ तो बात ये भी कि अगर आप किसी को टिकट ही नहीं दोगे लड़ने के लिए तो वो लड़ेगा कैसा, जीतेगा कैसा, मिनिस्टर कैसा बनेगा? अब हमारे लिए दोनों तरफ एक ही समस्या है, अगर आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं करोगे तो आगे कैसा बढ़ेगा? और जिन्होंने आजादी की जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, हमारा भारत देश आजाद हुआ, आज वहां इतिहास में अब तक पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री है। तो ये मार्जिनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है, मुसलमानों को साइड में नहीं डालने की कोशिश हो रही है देश के अंदर। तो कहा जाएगा, मुसलमान तो सबका है मगर कोई मुसलमान का नहीं है। यही नेताओं ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिलाने के वोटें लिए, मगर आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 मुफ्तियों की कत्ल हो गया इतने दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, मगर कोई आगे ना ट्वीट करने को तैयार है ना कोई बोलने को तैयार है। मैं तो समाजवादी के प्रवक्ता बैठे, उनको भी पूछूंगा कि अखिलेश जी का भी अब तक कोई ट्वीट आया नहीं। आज भी सुबह में मौलाना को गोली मार दिया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन उसकी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी। अब रहा सावलिया के चुनाव का, तो एक चीज मैं बताऊं, ये कोई मोदी को मैंडेट तो नहीं मिला है, पब्लिक ने तो नकार दिया नाविका जी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और यहां पर मेरे दोस्त बैठे हुए जेडीयू के, अगर टीडीपी के भी होते तो मैं उनको भी एक ही बात करूंगा कि देखो,
आप लोग नड़ जाओ, जिद पे अड़ जाओ कि हमको स्पीकर की पोस्ट दो, वरना आपका भी खेला हो जाएगा। थोड़े दिन में TDP 1 TDP 2 बन जाएगा और आपका जो चुनाव का सिंबल है वो भी जा सकता है। क्योंकि हमने अपने पूरे देशवासियों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, किस तरह से एनसीपी शरद पवार साहब का इन्होंने घड़ी भी छीन लिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे का तीर कमान ले लिया। तो ये तो मास्टर है इसके अंदर, तोड़ फोड़ के अंदर। अगर वो है और मेरी बात को अगर समझ सकते तो मैं मुफ्त में एडवाइस देना चाह रहा हूं, क्योंकि झुंझुना वाली जो बात है ये बीजेपी का मास्टर है। बीजेपी इसमें झुंझुना, जुमला और मुंबई की भाषा में हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको कोनी पे गुड़ लगाना। ये तीनों के अंदर बीजेपी मास्टर है कि भाई हम आपको करेंगे। आज देख लीजिए शिवसेना के प्रवक्ता, अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे तो 7 MP है मगर एक भी कैबिनेट के अंदर नहीं, जबकि HAM पार्टी का एक है, उनको आपने कैबिनेट दे दिया। अजीत पवार ने बोला कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये वाला MOS, क्योंकि हमारा मिनिस्टर तो पहले था ही प्रफुल्ल भाई, उनके साथ आपने खेला कर दिया। अभी खेलाबाजी तो सब चलेगी, तो महाराष्ट्र के अंदर कितनी चिंता है आपको। मुझे लगता है आप डॉक्टर बुलवाई लीजिए वारिस पठान जी, बहुत स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है। आप इतनी चिंता करेंगे सबके बारे में तो मुझे आपकी तबीयत का बहुत इस वक्त फिक्र और चिंता हो रही है। लेकिन अभिषेक झा जी, इनकी चिंता थोड़ी कम कर दीजिए। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं या आपको यहाँ से एडवाइजर्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एडवाइजर फ्री की एडवाइस दे रहे हैं। आप बताइए, स्पीकर चाहिए कि नहीं, मंत्रालय चाहिए सही है कि नहीं, झुंझुना है कि लॉलीपॉप है, जरा बता दीजिए वारिस पठान जी को। नहीं, अब वारिस पठान जी गाड़ी निकल गई स्टेशन से, अब चली गई बिहार के स्टेशन पर। अभिषेक जी को बोलना चाहूंगा, स्पीकर अपना अभिषेक जी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग बैठ जाओ धरना पे, भूख हड़ताल कर दो मोदी के घर पे। स्पीकर चाहिए हमको। अब मैं जवाब दे दूं, देखिए आपने चिंता जाहिर की है नाविका जी, हमें भी बहुत चिंता है अपने विपक्ष के साथ। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे विपक्ष के साथी किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाए। डॉक्टर्स की जरूरत हो तो भी बताएं, तो भी कोई समस्या नहीं है। थोड़ी क्रोनोलॉजी हम समझते हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे नहीं आए फिलहाल। क्या दावा करते थे कि चुनाव ये जीत रहा है। जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए, पहले ही उत्साहित होकर इन्होंने कहा कि सरकार ये बना। अगले दिन इन्होंने मान लिया कि एनडीए को क्लियर मैंडेट है, इन्होंने स्वीकार लिया, कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे। फिर कहा कि नहीं, सरकार नहीं बन पाएगी, अभी टीडीपी और जेडीयू का साथ नहीं देगी। फिर नीतीश जी ने समर्थन दिया, नायडू साहब ने समर्थन दिया, तब भी ये नहीं रुकी। इन्होंने कहा कि अगर सरकार बन भी जाती है तो 5 वर्ष नहीं चलेगी। चलिए भाई, ठीक है, ये भी बात आपकी सुन ली। अब जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है, सभी पार्टियों के साथ बातचीत हो चुकी है, सबने ओथ ले ली है, तो आपको इस बात की काहे चिंता हो रही है? अरे भाई, हमने तो कहा है, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कहा है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, बिना शर्त समर्थन है। एनडीए के साथ प्री पोल अलायंस था हमारा, पोस्ट पोल अलायंस भी है। हमें इस बात की पूरी संतुष्टि, जैसे भी सरकार जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है, उन्होंने सबको सबकी क्षमता के हिसाब से मंत्रालय अलॉट किए हैं। और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि ये सरकार विकास के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है। इनको सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं कर रही है, तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे। मंत्रालय इनको नहीं मिला, स्पीकर उनको नहीं मिला, इस बात की बेचैनी इनको ही होती है। इतना ध्यान अगर ये अपने दल पर दे रहे होते तो कांग्रेस पार्टी आज 93 के आंकड़े पर नहीं होती। समाजवादी पार्टी या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, सीटों को बढ़ाकर इतनी खुश हो रही है, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा अचीवमेंट इनकी तरफ से हो चुका है, कि इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। देश की जनता ने क्लियर मैंडेट किया है। जब कांग्रेस पार्टी कम सीटें लाला कर यूपीए की सरकार बनती थी, पूरा कोalition खिचड़ी सरकार बनती थी, ब्लैकमेल वाली पूरी पॉलिटिक्स चलती थी। मैं आज भी आपको वो दौर याद कराता हूँ। अच्छा, आरजेडी के साथ यहाँ नहीं बैठे हैं। 2004 में जब आरजेडी की 22 सीटें बिहार से, 2 सीटें झारखंड, 24 सीटें टोटल आई थी, तब इनके 8 मंत्री बने थे। अविता जी ध्यान से सुनिएगा, 22 में इनके 8 मंत्री बने थे। फिर भी ये बिहार के लिए स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं लाता। उनको तो आदत है कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, गली गली घूमे, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कब जाने वाले। नीतीश जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। आपके मन के अंदर लालच हो सकती है,
भदौरिया साहब के मन के अंदर लालच हो सकती है कि अगर हमारी सरकार बनती, इंडी की सरकार बनती, तो हमको गृह चाहिए। अगर हमको गृह नहीं मिलेगा, हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे। हम 37 साल से नहीं करके ये बता दीजिए कि आप बार-बार नहीं, ये बता दीजिए मुझे, मैं सीधा सा सवाल, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, आपके नेता के बारे में उल्टा सीधा बोला गया और आपके नेता को क्या क्या नहीं बोला गया, और आज आप कह रहे हो कि नहीं हमारे मन में लालच है। उनके नेता जब इंडिया अलायंस में थे, मुझे ये बता दीजिए कितना बड़ा दिल था आपका कि आपने उनको कन्वीनर बनाया था। आज भी आपने कन्वीनर इंडिया अलायंस का बनाया था। आज भी उनका सम्मान है, कल भी उनका लाने वाले कौन थे और उनका सम्मान रहेगा। ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, किसी का अपमान नहीं करती है। ये बीजेपी वो है जिन्होंने विधानसभा में बोला था तो उनके मानसिक स्थिति पे भी सवाल उठाने वाले लोग हैं। हमारे साथ नहीं है तब भी सम्मान है, और थे तब भी सम्मान है, और नहीं रहेंगे तब भी सम्मान रहेगा। हमारे साथ हो या ना हो, अनुराग जी ना हो, लेकिन आदरणीय नीतीश जी का हमेशा से सम्मान है। शहजाद जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अनुराग जी आप सम्मान कर रहे हैं तो एंकर का सम्मान करिए, एंकर का सम्मान करिए, एंकर के सवाल का, क्योंकि मैं पत्रकार हूं। मैं आपका तो सम्मान वैसे भी है, लेकिन आप ये तो बताइए देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं आई है और मेरा सवाल 400 से 240 पे आ गई है। बताइए उनको, बताइए देश की जनता को, अब की बार 400 पार और रह गए 240 पे, फिर आप एनडीए के साथ गठबंधन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है 7 दिन बाद भी आप सदमे में हैं। नहीं, सदमे में हम नहीं हैं। आप सदमे में हैं। और मैं आपसे तो जीते हुए भाई अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल पूछ रही हूँ कि इंडिया अलायंस को साथ लाने वाले नीतीश कुमार जी आपने कन्वीनर बनाया। अरे नीतीश जी तो आदरणीय हैं, मैं कह रहा हूँ कन्वीनर बनाया। अरे आदरणीय है, कन्वीनर बना, खुद नहीं बनना चाह रहे थे, उनको वो तो हमेशा से उनका सम्मान रहा है। अभिषेक झा तो सरकार में भी थे, नीतीश जी कन्वीनर नहीं बनना चाह रहे, आरजेडी के साथ सरकार चलाई, आरजेडी के साथ सरकार में थे, आप कह नाराज थे। अभिषेक झा, क्या नीतीश जी कन्वीनर बनने के लिए उन्होंने मना किया था? उनको कहाँ मालूम है। मैं वही के साथ आपसे कहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से बहुत सारे नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा हो सकती है। नीतीश जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, जब इंडिया अलायंस में थे, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ जी, इन लोगों ने कब नीतीश जी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनी। नीतीश जी कोई कल्पना, अनुराग जी बैठे हैं, कोई कल्पना कर सकता था कि अरविंद केजरीवाल जी, ममता जी, अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी से बात भी करेंगे? नीतीश जी की देन है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया है प्रभु, तब जाकर इसलिए हमें चिंता है कि आप अपने स्पीकर बनवाइए, नहीं तो आपकी पार्टी को तोड़ देंगे बीजेपी वाले। हमें उनकी चिंता है, हमें जेडीयू की चिंता है। अनुराग जी, आप इतनी चिंता कर रहे हैं तो बोल तो लेने दीजिए उनको। 13 में आप बाहर हैं। शहजाद क्या कह रहा हूँ आपको कि नीतीश जी अगर नहीं होते तो इंडिया अलायंस की परिकल्पना भी नहीं होती। शहजाद पूनावाला, नाविका जी, अच्छी बात है, वहां पे स्टूडियो में बैठकर कुछ लोग जो है गलत इस्तेमाल कर रहे स्टूडियो में बैठने का, वो कह रहे हैं हम बड़ा सम्मान करते। सुनिए, देखिए सिर्फ मेरे को नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, ये सम्मान है उनका। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी मजेदार बात है नाविका जी, आज एमआईएम पार्टी शिवसेना को ज्यादा पद मिले इसकी इच्छुक है। मैंने राजनीति में यह नहीं सोचा था कि एमआईएम पार्टी शिवसेना, जिस पर यह आरोप लगाते कि बाबरी इन्होंने गिराया, उसके लिए पैरवी करेंगी। मैं कहता हूं अच्छी पैरवी है, पर एक काम करते हैं, आप लोग मुसलमानों के इतने बड़े शुभचिंतक है और एलओपी पद तो मुसलमान को बना के दे दीजिए। समाजवादी पार्टी बता दे कि क्या मुसलमान को एलओपी बना देंगे। वैसे भी आप लोग इतरा रहे हैं ना कि मुसलमान ने हमको वोट दिया, आप एंटी मुस्लिम हो। चलिए, आप प्रो मुस्लिम हैं तो बना दीजिए मुस्लिम एलओपी। नाविका जी, एक बार दोनों से पूछिए, ये त्रिपाठी जी भी बैठे तिलक लगा के, ये तीनों से पूछिए भाई कि मुस्लिम को एलओपी बना देना। ये हम तो एंटी मुस्लिम हैं, यहाँ पर एक प्रवक्ता मुस्लिम है, सरकार बन गई तो आप कहेंगे तिलक लगा के बैठे हैं, ये अपमान होगा देश का। अरे भाई, अपमान करेंगे आपके तिलक लगा के बैठे। चलिए ना, तिलक लगाना क्या है, गुनाह क्या है? तिलक लगाना गुनाह क्या है देश के अंदर? छोड़िए, तिलक का अपमान किसने किया है? तिलक का अपमान किसने किया है? नाविका जी, इस प्रकार की गुंडागर्दी स्टूडियो में होगी क्या? ये क्या बात हुई? तिलक लगा के बैठे, गुंडागर्दी स्टूडियो में अलाउ कर रही है क्या? नाविका जी, गुंडागर्दी स्टूडियो में अलाउ कर रही है क्या?
आप इस तरह की नाविका जी गुंडागर्दी स्टूडियो में अलाउ कर रही है। चलिए, मैंने कुछ बोला तिलक के विषय में। नाविका आप मुझे बता दीजिए तिलक पे कोई किसी को एतराज। देखो तिलक लगा के बैठे हैं, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं कह रही हूं कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। चलिए, आपकी बात सही है कि तिलक लगाना सबका हक है। तो अयोध्या वाले जो सांसद जीते हैं, अरे तिलक पर विरोध आरजेडी के लोगों ने किया था भाई। अब तिलक पर आरजेडी के लोगों ने विरोध किया। रामचरितमानस पर आरजेडी ने विरोध किया। लेकिन नहीं बोलेंगे। हमें प्रभुराम ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे जिता दिया। आप कह रहे नहीं बोलेंगे। कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी प्रभुराम। चलिए, सारी दुनिया का और सारे देव लोग का आशीर्वाद, राम का आशीर्वाद हमें मिला है, उन्हें नहीं मिला है। अच्छी बात है, सारे देवलोक का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आप हैं अभी विपक्ष में। और मुझे बोलने दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, अब बीजेपी तो बहुत खिलाफ है मुसलमानों के। मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमान कैंडिडेट दिए पूरे देश में? 19 2024 में 328 में से 19। कैलकुलेट कर लीजिए, मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, परसेंटेज बता देती हूं। और समाजवादी पार्टी जो इतना दम भरती है MY अलायंस का, उन्होंने कितनी दी? 4। 80 में से 4 सीटें मुसलमानों के लिए। अब मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, बीजेपी को कोसते हैं वारिस पठान जी, आप उनके रहनुमा बने हुए हैं, जरा बताइए कितना माइनॉरिटीज का आपने चिंता की? नंबर 1। नंबर 2, यूपीए में तो आपके पास 145 सीटें थी पहले बार, दूसरी बार 206। आपने रायसीना हिल के जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के कौन से ऐसे मंत्रालय थे जो अपने अलायंस पार्टनर्स को दे दी थे? आज देश को बता दीजिए, हम सबकी याददाश्त थोड़ी खराब है, आप ही समझा दीजिए। ये लोग वो लोग हैं, अभी चरित्र सामने आ गया। ये लोगों को कपड़ों पे, टीकों पे पहचानने वाले लोग हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कपड़ों से पहचान सकता हूं, और इनके भगवा पहने हुए जोगी बने हुए जो चिन्मयानंद जी थे और राम रहीम और इस तरह के लोग जिनको परमानेंट पेरोल मिलती है, उनके कपड़े से ये क्या पहचान रहे थे? ये लोग, बेसिक चीज ये है आज के समय में जो प्रश्न उठ रहा है, जिस तरीके से पूरे चुनाव भर में माननीय मोदी जी ने मैं मुसलमानों को ये नहीं लेने दूंगा, मैं उनका आरक्षण नहीं होने दूंगा, तो मैं मुसलमानों को, ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। अभी तक तो आप चुनाव भर आप हमारे ही ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भैंस होगी तो आपकी दे देंगे, ये होगा तो मंगलसूत्र दे देंगे। मुस्लिम बना दो ना, क्या हुई? ना MIM बोल पा रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी। मुख में राम बगल में छुरी है, LOP मुस्लिम बनाओ ना। और इनकी मजबूरी है नाविका जी कि ये वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब अपने पास LOP मुस्लिम बनाओ। आपने कितने दे दिए थे कमलाकर जी? आप तो बताते नहीं है, आप तो बताते नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने दे दिए थे अलायंस पार्टनर्स को? से उस पे ग्रिप रखना चाहते हैं। नहीं, आपने कितने दिए थे? कांग्रेस पार्टी ने कितने दिए थे? समझा दीजिए ना। नहीं, अटल जी की सरकार में कितने थे? अरे छोड़िए ना भाई, आप अटल जी तक क्यों जा रहे हैं? आप यूपीए में रहिए ना, आप यूपीए में रहिए। यूपीए में आपने किसको दे दिया था? उसकी बात करिए, और जो सरकार में रिप्रेजेंटेशन है आप यूपीए सरकार में, यूपीए सरकार 2 बार बनी थी, आपने कितने ये वाले मंत्रालय दे दिए थे? आप क्या उनको अपना भारत का नागरिक नहीं? मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब मिल जाएगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पर आप सवाल का जवाब दीजिए, और ये जनता का सवाल है। और जिस कितने दिए थे आपने इन चारों मंत्रालयों में? आप पूछ रही हैं। एक वाक्य। अरे भाई, आपके पास डेटा है, आप खुद देख लीजिए। तो मैं तो बता रही हूँ ना, आपने दिया, और आज आप यहाँ खड़े होके ज्ञान दे रहे हैं कि इन्होंने झुनझुना पकड़ा दिया। अब पब्लिक पूछ रही है सवाल। दीपशिता बैनर्जी का पश्चिम बंगाल से सवाल है, मोदी वर्सेस प्रियंका होता तो प्रियंका क्या वैसे ही जीतती जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होते?
संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर प्रियंका गांधी इतनी ही लोकप्रिय हैं तो क्या उनको ओडिशा या आंध्र प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए था, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के भी कांग्रेस का घटिया प्रदर्शन रहा था। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, जिन लोगों ने मोदी जी को बधाई तक नहीं दी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, क्या ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे? नारायण अग्रवाल का गुरुग्राम से सवाल है, विपक्ष सकारात्मक भूमिका क्यों नहीं निभाता? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, पूरा विपक्ष और कांग्रेस बताएगा कि जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री कभी बना? किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू को कब कब जिताया? जवाब दीजिए सारे सवालों की। एक चीज मान के चलिए कि जो सरकार एनडीए बनी है, अब एनडीए सरकार देश के हित के लिए काम करेगी। हम मजबूर करेंगे कि वो अग्निवीर योजना वापस करेंगे, करवाएंगे उनसे, किसानों के एमएसपी की गारंटी बनवाएंगे। हम मजबूत विपक्ष में हैं, हम उनसे देश के राष्ट्र के मुद्दों पे काम करवाएंगे। नहीं करना चाहेंगे तब भी करवाएंगे। किसानों के हित की बात होगी, महिलाओं के हित की बात होगी। किसका? झुंझुनू का। झुंझुनू तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो सब चीज अपने पास रखना चाहती है। इसलिए मैं अपने जो सहयोगी उनके दल है उनको तो हमने आग्रह कर लिया, जल्दी से भैया अपना स्पीकर बनवा लीजिए, नहीं तो ये पार्टी तोड़ने में माहिर है। फिर दूसरा अभिषेक, एक मिनट, नहीं अब अभिषेक झा, आपको बड़ी चिंता में आ रही हूँ शहजाद, आई गिव यू द लास्ट वर्ड, लेकिन अभिषेक झा आपकी पार्टी तोड़ देंगे, स्पीकर नहीं बनाया तो इसका रिवर्ट करने दीजिए ना। हाँ, मुझे बताइए कि आपको बहुत डर लग रहा है स्पीकर नहीं हुआ तो? कर चुके पहला वो लोग, महाराष्ट्र में हमने देखा है ना, दम नहीं है शिवसेना हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारी पार्टी की विचारधारा को तोड़ दे, नीतियों को तोड़ दे, किसी में इतना दम नहीं है। चलिए, और ये बात हम डंडे की चोट पर कहते हैं, चाहे स्पीकर हमारा हो कि ना। और ये जो भड़काने वाली पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये बच के रहे हैं कहीं इनकी पार्टी न टूट जाए और इनकी तरफ से जो सांसद है हमारी तरफ न चले आए। मैं तो इनके लिए शहजाद पूनावाला, भड़काऊ भाषण से कुछ नहीं हो रहा, अब आप जवाब दे दीजिए। नाविका जी, इनको बोलो कि जेडीयू टीडीपी की चिंता छोड़े, हरियाणा में इंडिया अलायंस खत्म हो गया, पंजाब में इंडिया अलायंस पहले से खत्म था, दिल्ली में इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। आज भाई ये लगातार बोलेंगे, नाविका तो मेरी आवाज नहीं जाएगी। आ रही है नाविका, अगर लगातार डिस्टर्बेंस होगा तो जनता को मेरी बात सुनाई नहीं देगी। मानने का फिर नतीजा देखो, वारिस पठान का कैकोफोनी मेरे कान में चल रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 20 सेकंड ही लूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे 20 सेकंड अपना सुरक्षित दीजिए। बाकी माइक्स डाउन है। नाविका जी, जिन लोगों को बाकी जगह की चिंता है वो छोड़कर अपने हरियाणा में आज भूपेंद्र हुड्डा ने बोला इंडिया अलायंस का तलाक, दिल्ली में गोपाल ने बोला तलाक, कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने बोला खतरे की घंटी बज रही है, वो छोड़कर हमारी चिंता कर रहे, तो आपको इतनी चिंता, आप एलओपी पद मांगे ना। लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र इस देश में, इस देश के लोग ही जीवित रखेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र के लिए क्या विपक्ष को विरोधी होना चाहिए, लेकिन क्या इतना दिल छोटा करना चाहिए? एक सरकार आई है, शपथ ली है, नंबर उसके साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी इतना छोटा दिल कि रोज भड़काना, रोज उकसाना, रोज गलतियां निकालना, ये कब तक चलेगा? क्या विपक्ष सही कर रहा है? जनता की क्या राय है? पब्लिक क्या कहती है? जरूर लिखकर भेजिएगा। आज हमारे साथ इस डिबेट में बस इतना ही। पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।